नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका, तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत। कांग्रेस में जश्न तो भाजपा में मंथन। इलेक्शन मोड में आई मोदी सरकार, बजट में किसानों और आम आदमी को राहत का प्रयास, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। कांकाणी शिकार मामले में जल्द आ सकता है फैसला, 3 महीने और 30 पेशियों में सलमान के अधिवक्ता ने पूरी की अंतिम बहस। नाबालिग से यौन शोषण मामले में भी अंतिम बहस जारी, जेल में सुनवाई करने की याचिका पर भी हुई सुनवाई। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का आंदोलन जारी, टेंट नहीं लगाने देने पर धूप में ही बैठे प्रिंसिपल के खिलाफ खोला है मोर्चा। और जोधपुर आई बॉलीवुड सिंगर रसिका शेखर शुक्रवार को जीत कॉलेज में देंगी परफॉर्मेंस। खबरों की शुरुआत प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम से। राजस्थान में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों सीटें अपनी झोली में डाली। वहीं सत्ताधारी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये तीनों सीटें पहले भाजपा के पास थी। अलवर और अजमेर में जहां लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुआ, वहीं भीलवाड़ा की मांडलगढ़ विधानसभा का उपचुनाव हुआ। ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ। कांग्रेस के अलवर से करण सिंह यादव, अजमेर से रघु शर्मा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। वहीं मांडलगढ़ से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर सत्ताधारी भाजपा को शिकस्त दी। राजस्थान में इस चुनाव के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस जीत से जहां कांग्रेस गदगद है, वहीं भाजपा ने मंथन की बात कही है। राज्य की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का जश्न प्रदेश भर में मनाया गया। जोधपुर में ये जश्न मनाया गया। यहां शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जीती खुशियां मनाई। शाम को यहां आतिशबाजी भी की गई। कांग्रेसी नेताओं ने इस जीत को केंद्र की मोदी और प्रदेश की वसुंधरा सरकार के खिलाफ बताया। इनका कहना था कि सरकार की गलत नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है और उसने अब सरकारों को आईना दिखा दिया है। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। जैसे इन गद्दारों से जीत गए हजारों से। जैसा कि राजस्थान में उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। ये सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव का ये आगाज है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आनी है। जो वसुंधरा सरकार की कमियां थी, जो नाकामियां थी और जो उन्होंने निकम्मेपन में जो काम नहीं किया, जो कुशासन किया उन्होंने, इसका जनता ने जवाब दिया है। सेमीफाइनल में तीनों सीटें जिताकर हम आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी। 200 में से 150 से ज्यादा सीट जीतकर हम राजस्थान में कांग्रेस की स्थापना करेंगे और एक बार पुनः कांग्रेस राजस्थान में सुशासन कांग्रेस की स्थापना कर देंगे। 2 लोकसभा और 1 विधानसभा, तीनों सीटें देकर के और हमारे नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, जिन्हें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अभी राहुल जी, उनको एक तोहफा दिया है। मैं आप जनता को बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान की, कि जिन्होंने यहाँ से शुरुआत की और मालिक ने चाहा तो हम तमाम सीटें जीतेंगे और राजस्थान में और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं युवक कांग्रेस की ओर से जालोरी गेट चौराहे पर आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर जीत की खुशी मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस के सचिव राजेंद्र चौधरी सहित शहर के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता यहां जुटे और कांग्रेस की जीत की खुशियां मनाई। इनका कहना था कि जनता ने सरकार को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश के प्रमुख सट्टा बाजारों में शुमार फलौदी का सट्टा बाजार एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता पर खरा उतरा है। फलौदी सट्टा बाजार में राजस्थान में हुए उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया गया था। यहां के सटोरिये किसी भी घटनाक्रम के पूर्वानुमान में माहिर माने जाते हैं और चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया। अब खबरें बजट से जुड़ी।
केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2018 का बजट गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। इस बजट को लेकर सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने इस बजट की सराहना करते हुए इसे आमजन और विकासोन्मुखी बताया। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे आने वाले चुनावों में आमजन को खुश करने वाला बताया। कई जानकारों का मानना है कि यह अर्थशास्त्र की दृष्टि से देश को मजबूती प्रदान करेगा। ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कंसंट्रेट करते हुए दिया गया है और किसानों की सपोर्ट प्राइस जिस प्रकार बढ़ाई गई है, तो आने वाले समय में रूरल सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, इस और सरकार का ज़्यादा ध्यान है। और अभी जीएसटी और टैक्स प्रणाली में जो बदलाव किया गया है, इससे जितनी टैक्स आमदनी बढ़ेगी उसका छोटे उद्योगों को कैसे लाभ मिले, हमें थोड़ी सी इस बजट को पूरी जानकारी होने पर ही हम लोग बता पाएंगे कि छोटे उद्योगों के लिए सरकार अभी क्या करने जा रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी सरकार ने कार्य करने का प्रयास किया है। जैसे किसानों के लिए सोलर पंप्स लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया है वो अनुकरणीय है। एमएसएमई के लिए सरकार को जो आइटम्स में पहले रिजर्वेशन होता था, वो रिजर्वेशन कुछ करना चाहिए ताकि लघु और मध्यम उद्योग चल सके और वो आगे प्रोत्साहित हो सके। गैस कनेक्शन ये सरकार इस साल देगी। 4 करोड़ बिजली के कनेक्शन निःशुल्क गरीबों को दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा बजट है। और दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसके लिए भी एक बजट का प्रावधान किया गया है, जिनका कि एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान रहता है, इनको छूट मिलेगी। 2017-18 में एक्सपोर्ट में 15% की बढ़ोतरी पाई गई है और आगे भविष्य में भी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। ओवरऑल 4 साल का एक लेखा जोखा है और उसमें सरकार खरी उतरी है। केंद्र सरकार का ये आखिरी चुनावी बजट मान सकते हैं हम, और इस बजट में सरकार ने सिर्फ प्रावधान किए हैं, कोई योजना नहीं दी है और कोई भी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है। जहां तक युवाओं को रोजगार देने की बात थी, वहां पर भी कोई सरकार ने नया रोड मैप युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं बताया है, और सिर्फ प्रावधान सारे जो स्कीम्स जो चल रही थी पूर्व की, उन स्कीम्स के ऊपर उन्होंने बजट का प्रावधान किया है। हमेशा देखा यह गया है कि बजट एलोकेशन के बाद में और उसका इम्प्लीमेंटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। वो इम्प्लीमेंटेशन करने का और बजट में प्रावधान करने का 2 अलग अलग हिस्से हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात सरकार ने कब करेगी, कैसे करेगी, उसके बारे में कोई घोषणाएं नहीं हुई है, सिर्फ प्रावधान की बातें हुई है। मेरा ये मानना है कि स्मार्ट सिटी के बारे में 199 स्मार्ट सिटीज की बात इन्होंने कही, उस स्मार्ट सिटी में भी उन्होंने कोई नई घोषणा या नया बजट एलोकेट नहीं किया है, और स्मार्ट सिटी का कोई काम अभी तक 99 जो सिटी इन्होंने घोषित की थी, चयनित की थी, उस पर कोई ठोस कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू नहीं हुआ है। इसके उपरांत पर्यटन पर कोई विशेष योजना, ठोस योजना इस सरकार ने नहीं दी है। रेलवे में भी वही कॉरिडोर वाली जो बात है उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। नया बजट में कोई प्रावधान नहीं है, और रेलवे के ऊपर भी कोई ज्यादा फोकस ये लोग नई रेल लाइन बिछाने का, नई रेल चालू करने का कोई उन्होंने प्रावधान नहीं रखा है। ये केंद्र सरकार का संपूर्ण बजट तो मेरे हिसाब से इस टेन्योर का अंतिम बजट है, और इसके प्रति जनता को बहुत आशा और अपेक्षा थी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे सोचा था। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही नकारा बजट है, और राजस्थान और जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ भी नहीं है इस बजट में। केंद्र सरकार ने हमें अच्छा बजट नहीं देके बहुत ही निराशाजनक बात की है। हम इसे संतुष्ट नहीं है। रोजगार के प्रति हमें बहुत उम्मीद लग रही थी, फिर इन्होंने रोजगार के प्रति कुछ भी नहीं कहा है, ना कोई बात की, और रोजगार कुछ देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती कुछ और है, करता कुछ और है।
वहीं इनकम टैक्स की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नौकरी पेशा को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। कुछ खास बीमारियों में बुजुर्गों की छूट बढ़ा दी गई है। मेडिक्लेम पर 50,000 तक की छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए किया गया है। मेडिकल खर्च पर छूट के 15,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनियों को भारी छूट दी गई है। 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 10 लाख की छूट दी गई है। 250 करोड़ टर्न ओवर वाली कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें अब सिर्फ 25% टैक्स देना होगा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं बजट में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता। इस बजट से टीवी मोबाइल के दाम बढ़ेंगे, साथ ही विदेशी मोबाइल लैपटॉप भी महंगे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसर पर 5% की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे गए शेयर पर 10% टैक्स लगेगा। अब मेडिकल बिल पर 15,000 की छूट नहीं रहेगी। LCD, LED, OLED टीवी के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है। इसी प्रकार इस बजट से LNG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रीपेयर्ड लेदर, सिल्वर फॉयल, POC मशीनें, फिंगर स्कैनर, माइक्रो ATM, आइरिस स्कैनर, सौर बैटरी, देश में तैयार हीरे और ई-टिकट पर सर्विस टैक्स कम किया गया, जिससे ये सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने बजट 2018 में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। आदिवासी आबादी के लिए सरकार पूरे देश में एकलव्य स्कूल खोलने जा रही है। बीएड करने वालों के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही चल रहे कॉलेजों को भी अपग्रेड किया जाएगा। 1000 बीटेक छात्रों के लिए पहली बार शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए 2 नए स्कूल खोले जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। कांकाणी हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल शाश्वत ने गुरुवार को अंतिम बहस पूरी कर ली। करीब 3 महीने तक 30 पेशियों में ये अंतिम बहस हुई। सुनवाई के दौरान मुंबई से आए अधिवक्ता आनंद देसाई भी मौजूद रहे। वहीं सरकार की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह और अन्य आरोपियों के अधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद रहे। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई गुरुवार को CJM ग्रामीण देव कुमार खत्री के कोर्ट में हुई। इसमें सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल शाश्वत ने अंतिम बहस को पूरा कर लिया। मामले में आगामी 14 फरवरी को फिर सुनवाई होगी और आशा जताई जा रही है कि इस दिन सभी अन्य आरोपियों के अधिवक्ता अपनी अंतिम बहस को पूरी कर लेंगे और जल्द इस मामले में फैसला आ जाएगा। सरकार बनाम सलमान खान का जो प्रकरण है, जो 2 काले हिरणों के शिकार से संबंधित है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला में विचार हुई। उसमें आज अभियुक्त सलमान खान की तरफ से बहस पूर्ण कर ली गई है। अन्य अभियुक्तगण के लिए तारीख 14 फरवरी रखी गई है। काले हिरणों के शिकार के प्रकरण में करीब 3 महीने तक अंतिम बहस हमने की, जिसमें करीब 30 दिवस तक अदालत ने अंतिम बहस की सुनवाई की। हमने अदालत को एविडेंस से ये संतुष्ट किया कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ये प्रकट होता हो कि वास्तव में शिकार किया गया हो। न तो कोई वस्तु ऐसी आपराधिक तत्व से जोड़ने वाली सलमान के कब्जे से मिली, न ही मौके पर घटना स्थल पर कोई वस्तु मिली, न ही उसके कब्जे से कोई वस्तु मिली, न ही उसकी सूचना पर कोई वस्तु मिली। और हमने ये भी साबित किया कि मेडिकल भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि गन सोर्स से शिकार किया गया हो। इसके अलावा हमने अदालत को यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने तत्कालीन जिला कलेक्टर, पुलिस के उच्च अधिकारियों और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर सलमान को फंसाने के लिए झूठी साक्ष्य गढ़ी, झूठे साक्षी पेश किए और फिर भी ये साबित नहीं कर पाए कि सलमान ने ये अपराध किया है। इसलिए हमने अदालत से निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, इसलिए सलमान को बाइज्जत बरी किया जाए। और जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने ऐसी फर्जी साक्ष्य को गढ़ा है, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि जोधपुर में सलमान खान के खिलाफ 19 साल पुराना ये मामला ट्रायल के अंतिम चरण में है।
ये मामला 1 अक्टूबर 1998 का है, जब सलमान समेत अन्य फिल्म कलाकारों पर जोधपुर पाली रोड पर कांकाणी गांव में हिरण शिकार का आरोप लगा था। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बिंद्रे सह आरोपी हैं। उन पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है। इधर नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अदालत के जज मधुसूदन शर्मा की अदालत में बचाव पक्ष की अंतिम बहस जारी रही। समय अभाव के चलते गुरुवार को भी अंतिम बहस पूरी नहीं हो पाई। आसाराम के अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा ने अंतिम बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि गवाहों ने आसाराम के पुत्र नारायण स्वामी व उनकी पुत्री भारती के चरित्र को लेकर जो बयान दिया था वो बेबुनियाद था, क्योंकि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। नियमित सुनवाई के दौरान आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इधर हर बार की तरह साधक आसाराम के दर्शनों को उमड़े। दरअसल पूर्णिमा होने से देश भर से सैकड़ों साधक दर्शन के लिए जोधपुर पहुंचे थे। ऐसे में आसाराम ने साधकों को इशारों ही इशारों में शांति बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है। 6th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने दीक्षा ली है बापूजी से, और बापूजी की प्रेरणा से मुझे आगे अब तक जहाँ हूँ मैं वो सब बापूजी की कृपा से ही है। सत्संग सत्य स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाना सार है, बाकी सब बेकार है। कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है। परिस्थिति को महत्व देकर अपनी शांति भंग मत करो, सब बीत गया, बीत जाएगा। बीतने वाले को जो जानता है उस ईश्वर में आत्मा में कहते हैं। किसी का बुरा सोचो नहीं, बुरा चाहो नहीं, बुरा करो। अपने लिए कुछ बोलता है तो सोच समझो, इसमें सार है। देश में खींचा तानी में परिपूर्ण है। वहीं इस मामले की सुनवाई जेल में करवाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर जोधपुर का शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट रवि कुमार सुरपुर और सिटी मजिस्ट्रेट सीमा कविया मौजूद रहे। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास ने बताया कि धारा 144 के अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, क्योंकि जोधपुर में कमिश्नरेट है। ऐसे में धारा 144 की शक्तियां उनके पास है। इस पर हाईकोर्ट ने 14 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ का शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। इधर वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा के साथ सीआई द्वारा अभद्र व्यवहार करने के मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर सब कुछ किया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर शपथ पत्र आने के बाद तय करेंगे। वहीं जेल में सुनवाई की याचिका पर सुनवाई अधूरी ही रही। अब आगे की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। आसाराम जी के बारे में जो 3 गवाह पेश किए गए थे, मुख्य रूप से जो सचान था उसके बारे में एविडेंस रीड हुई, और तीनों गवाह जो एलिगेशंस लगाते हैं वो बापू आसाराम जी की डॉक्टर भारती के लिए लगाते हैं, 2001 का लगाते हैं, जबकि स्टाइल से कोई संबंध ही नहीं था। इसी प्रकार से नारायण स्वामी के ऊपर पेज भर दिए, 6 पेज भर दिए स्टेटमेंट देते, जबकि न तो चार्ज है, न एक्यूज है, न कोई बात है। जोधपुर में 1 महीने में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से 20 जानें चली गई, जबकि 71 नए रोगी मिले हैं। इन हालात के बाद भी चिकित्सा विभाग गंभीर नहीं है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में बुधवार को जांच के लिए 24 नमूने गए। इसमें स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीजों में स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई। जानकारी के अनुसार उमेद अस्पताल की ओपीडी से जोधपुर के नारवा की 2 वर्षीय बच्ची और नागौर जिले के निवासी 33 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। एमजीएम अस्पताल परिसर में संचालित किए जा रहे राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन छात्रों का आंदोलन और धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान इन छात्रों ने धरना स्थल पर टेंट लगाना चाहा, लेकिन प्रिंसिपल ने इसकी अनुमति नहीं होने का हवाला देकर ये टेंट नहीं लगाने दिया। इस पर छात्र धूप में ही धरने पर बैठे रहे। ये छात्र प्रिंसिपल पर मनमानी करने और प्रैक्टिकल के नंबर भेजने की एवज में रुपए की मांग करने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने मैस में भी खाने की गुणवत्ता सही नहीं होने का आरोप लगाया है। के सभी छात्र छात्राएं हमारे प्रिंसिपल महोदय श्रीमान दिनेश कुमार जी दामनोदिया की तानाशाही से परेशान होकर अब उनके जो मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के विरोध के अंदर जो निरंतर जो हड़ताल पे कर रहे हैं 4-5 दिन से, उसका आज हमारा वैसे हम पहले मीडिया के थ्रू कर रहे थे, उसके बाद में कल से हमने स्ट्राइक मतलब एक रूप दिया इसको, और हमने जो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को इसके बारे में लेटर देके अवगत कराया। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के ऑफिस गए, वहां भी हमने बताया, और जो इनकी तानाशाही से हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाने के लिए हमें यह कर रहे हैं कि कम से जल्दी से जल्दी मुक्त हो पाए हम, क्योंकि सभी विद्यार्थी इस चीज को बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं मानसिक रूप से, और हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है इसके अंदर, और हमारी मांगे सुन नहीं रहे, ना कोई हमारा प्रशासन ध्यान दे रहा, ना और कोई ध्यान दे रहा है। हमारे लिए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल महोदय ने हमें 3 दिन के लिए जांच कमेटी बिठा के 3 दिन का आश्वासन दिया था, इसलिए हम इस आंदोलन को निरंतर शांतिपूर्वक जारी रख रखे हैं।
सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो रही है। उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। अगर कुछ आगे कुछ होता है तो हम इसका पहले ही बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी बहुत ज्यादा निगेटिव डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं सर। प्रदूषण बोर्ड के आदेश पर रहवासी क्षेत्रों में रंगाई छपाई का कार्य करने वालों के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। इधर इस कार्रवाई के विरोध में इस कार्य से जुड़े छीपा समाज के लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इनका कहना था कि छीपा समाज का रंगाई छपाई का पुश्तैनी काम है, उनके रोजगार का एकमात्र यही जरिया है। अगर उन्हें शहर से बाहर भेजा जाता है तो इस कार्य के लिए उन्हें पहले जगह मुहैया करवाई जाए। इन्होंने जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम और जेडीए को भी ज्ञापन सौंपा। रंगाई छपाई का काम बंद करवाने वाले नगर निगम करवा रही है बंद, इनके लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये घरेलू उद्योग वाले यही रंगाई छपाई का काम करें और आप यहाँ नहीं करने देते हो तो आप इनको बाहर कॉलोनी दे दो। 2000 आदमी है, आप इनको छिपा कॉलोनी बना के दे दो, सब वहाँ चले जाएंगे। समाज का प्रदर्शन है वो भी नगर निगम के खिलाफ। नगर निगम हमें परेशान कर रहा है बिना हाईकोर्ट के ऑर्डर के और बोल रहा है कि हमारे हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी और उसके ऊपर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हमारी डिमांड है कि या तो हमें काम करने दे रंगाई छपाई का या फिर हमें काम करने के लिए दूसरी जगह दी जाए। बजरी पर लगी रोक से कमठा मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके विरोध में कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को धरना दिया गया। जोधपुर संभाग और अन्य सन्निर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए गए इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हुए। इनका कहना था कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे कमठा मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। चारों यूनियनों ने मिलकर ये धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है और आगे भी ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और जब तक ये बजरी की पर रोक नहीं हटेगी इसी तरह यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो मजदूर भूख हड़ताल पे भी बैठने को अनशन के ऊपर तैयार है एकदम। पिछले कई वर्षों से मरु प्रदेश बनाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। मरु प्रदेश विकास मंच की ओर से गुरुवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मरु प्रदेश बनाने की मांग की गई। मंच से जुड़े पदाधिकारियों का कहना था कि मरु प्रदेश यानी मारवाड़ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। इसके कई जिले अभी भी विकास को तरस रहे हैं। ऐसे में मरु प्रदेश की महती आवश्यकता है। राजस्थान और मरु प्रदेश की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस क्षेत्र का अपार विकास की संभावनाएं होते हुए भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपार भू संपदा, तेल, गैस और अन्य पदार्थ, पत्थर, अब्रक, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सब यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज है। यहाँ पर खेती के लिए जमीन है, उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध है। नया कोई किसी प्रकार का बड़ा उद्योग नहीं लगा। यहाँ से जितने भी कार्यालय राज्य सरकार ने अन्य जगह स्थानांतरण कर दिया। न्यायालय का हाईकोर्ट था जो जोधपुर का गौरव था पश्चिमी राजस्थान का, उसको जयपुर के अंदर शिफ्ट कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अन्य विभागों के कार्यालयों को अन्य जगह स्थानांतरण कर दिया और निरंतर इस क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। तो हम यहाँ पे एक ज्ञापन देने आ रहे हैं। फिर इसके बाद में हम हर जिले पे धरना देंगे। इसके बाद इसको आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक उग्र रूप देंगे, जन आंदोलन बनाएंगे और पश्चिमी राजस्थान और जो मरु प्रदेश है इसकी मांग को पूरा करेंगे और मरु प्रदेश का निर्माण करेंगे। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों की बाल वाहिनी के संयोजकों की बैठक गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित की गई। इसमें बाल वाहिनी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चर्चा करते हुए बाल वाहिनी संचालकों को नियमों की सख्त पालना करने के निर्देश दिए गए। बाल वाहिनी की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस की ओर से ये प्रयास किया गया। परिवहन विभाग, यातायात विभाग का कठोर दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बाल वाहिनी में एक कंडक्टर या एक परिचालक आवश्यक रूप से हो। ये प्रत्येक स्कूल प्रशासन का दायित्व है कि प्रत्येक बाल वाहिनी, चाहे वो स्कूल प्रशासन के द्वारा संचालित की जा रही हो या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, उस बाल वाहिनी से बच्चों को उतारने व चढ़ाने के लिए अपने विद्यालय परिसर में एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराएं, जहाँ बच्चों का सर्कुलेटिंग एरिया में बच्चे उतारे जा सके, चढ़ाए जा सके। सेकंड लेन या थर्ड लेन में निर्धारित गति से बिना मोबाइल के बातचीत किए, बिना म्यूजिक के संचालन के, बिना धूम्रपान के करते हुए चलाए। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे सिंगर रसीका शेख आई जोधपुर।
आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिल्म 2 स्टेट्स के गाने कटी बटी किल दिल से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली सिंगर रसिका शेखर गुरुवार को जोधपुर आई। मैजीत कॉलेज के वार्षिकोत्सव में शुक्रवार को परफॉर्मेंस देंगी। रसिका शेखर के आने की सूचना पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक एयरपोर्ट पहुंचे। रसिका शेखर पहली बार सूर्यनगरी आई हैं। लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिजिटल इंडिया प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता और विभिन्न महाविद्यालयों से लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर संदीप संचेती, प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर एवं पूर्व डायरेक्टर NIIT दिल्ली ने की। मुख्य अतिथि नगर निगम के CEO ओम प्रकाश कसेरा थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेमिनार के विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञ विषय पर विचार रख रहे हैं। डिजिटल इंडिया पर सब लोग BCA, MCA या इस टाइप के बैकग्राउंड, कंप्यूटर बैकग्राउंड से में रुचि रखते हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जब से आए हैं, आप जब से सीखना चालू करें, आपके लिए वर्ड डिजिटल एक ऑब्वियस सा वर्ड हो गया कि दुनिया डिजिटल ही है या होगी या रहेगी या होने वाली है, जैसे भी है। और शायद जैसा कि पहले बताया गया था, हम लोग कुछ उसमें से हैं जिन्होंने दुनिया एनालॉग वर्ल्ड से ही चालू करी थी और हमारी दुनिया बदल के अब डिजिटल वर्ल्ड में आ गई है। सुबह सुबह आते ही बातचीत हो रही थी इस संबंध में, इसी संस्था में आज सुबह जब मैं आया कि कैसे कंप्यूटर्स की पढ़ाई हमने चालू करवाई थी। राजस्थान में MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, जिसका मैं एक शिक्षक था, वहाँ पर हमने सबसे पहले 86-87 में PGDCA चालू करी थी और 2 साल बाद हमने उसको अपग्रेड करके MCA चालू करने का प्रावधान करा था। मुझे आज भी याद है कि 1984 में हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद एक पहला कंप्यूटर खरीदा था। उस टाइम कंप्यूटर का नाम PC नहीं हुआ करता था, उस टाइम उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते थे। उस माइक्रो कंप्यूटर जो हमने खरीदा था, उस समय उसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। 1,99,000 में खरीदा था, मुझे ध्यान है, हैदराबाद से। धार्मिक खबरों की बात करते हैं। जगन्नाथपुरी पीठ के शंकराचार्य विश्वेश्वरानंद महाराज अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जोधपुर आएंगे। शंकराचार्य के निजी सचिव PC झा और कार्यक्रम आयोजक CA मोतीलाल रंगा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी। आज जोधपुर में महाराज श्री का 2nd वीक ऑफ अप्रैल में एक धर्म सभा हो, इस अभियान के तहत आज हम यहाँ आए हैं। महाराज श्री का 2 प्रोग्राम होता है, इसलिए जैसलमेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, पोखरण और फालोदी इस क्षेत्र में इनका धर्म सभा होते हुए वहां पहुंचेंगे। ये मानव कल्याण के लिए 24 घंटा बूटी बूटी गलाते रहते हैं। ये वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड में ऐसा कोई टॉप 10 साइंटिस्ट नहीं है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे जुड़ा न हो। भारतीय राष्ट्रीय प्रभारी श्री प्रेमचंद जी झा जो आज जोधपुर पधारे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जोधपुर में होने वाले श्री शंकराचार्यपुरी के कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस हेतु मैंने अक्टूबर में मेरी यात्रा के दौरान शंकराचार्य जी से अनुरोध किया था कि वो जोधपुर में आके इस कार्यक्रम को आयोजित करें। मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए श्री झा साहब उन तैयारियों को असली चमा पहनाने के लिए, उस कार्यक्रम को अच्छी तरह से संपादित करने के लिए यहाँ पधारे हैं। अब उन सबका स्वागत करते हैं। खबर खेल के मैदान से। BJS स्कूल में गुरुवार से कायम खानी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में 14 टीमें भाग ले रही हैं। पार्षद भंवर कंवर, चैन सिंह इंदा, कायम खानी समाज के रहीम खां, स्कूल संचालन समिति के श्याम सिंह डावरा ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। पहले दिन लूणी की टीम ने A1 मार्बल्स मदेना कॉलोनी को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए A1 मार्बल्स की टीम ने 9 विकेट खोकर 76 रन बनाए। जवाब में लूणी की टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। और ये पहली बॉल उन्होंने ताकि आमिर खान ने फर्स्ट रन ले। और अब आइए अंत में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर।
प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका, तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत। कांग्रेस में जश्न तो भाजपा में मंथन। इलेक्शन मोड में आई मोदी सरकार, बजट में किसानों और आम आदमी को राहत का प्रयास, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं। कांकाणी शिकार मामले में जल्द आ सकता है फैसला, 3 महीने और 30 पेशियों में सलमान के अधिवक्ता ने पूरी की अंतिम बहस। नाबालिग से यौन शोषण मामले में भी अंतिम बहस जारी, जेल में सुनवाई करने की याचिका पर भी हुई सुनवाई। नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का आंदोलन जारी, टेंट नहीं लगाने देने पर धूप में ही बैठे प्रिंसिपल के खिलाफ खोला है मोर्चा। और जोधपुर आई बॉलीवुड सिंगर रसिका शेखर शुक्रवार को जीत कॉलेज में देंगी परफॉर्मेंस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शिल्पा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।